आज हम आप सभी के साथ बहुत ही बढ़िया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। आपने क्लास 11th में भी ये चैप्टर पढ़ा था और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये कॉलेज में भी पढ़ने को मिल रहा है। सर, क्यों हम खुशकिस्मत हैं? हमारे जो पेपर में टोटल 90 मार्क्स का पेपर आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 उसका ए पार्ट और बी पार्ट चॉइस आती है। कोई एक पार्ट आपको करना है। ए पार्ट अगर फाइनल अकाउंट्स होगा तो बी पार्ट एनपीओ होगा। और एनी केस फाइनल अकाउंट्स एनपीओ के कंपैरिजन में हमेशा बच्चों को ज़्यादा इजी लगता है, तो इसीलिए हमारे लिए प्रिविलेज है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का आएगा। तो हमारे पास कोर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज ये चैप्टर है। पहले तो मैंने आपको बताया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब सर, ये चैप्टर हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं। यहां पर हम इसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली सर क्या करते थे, पढ़ा हुआ है ना आपने, तो याद करो। फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे सर? एक बनाना होता था ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाना होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाना होता है बैलेंस शीट। तीन हमारे को इसमें स्टेटमेंट्स बनानी है या अकाउंट बनाने हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो फिर एक एडिशनल अकाउंट और बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है कि सर 11th क्लास में हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कब पढ़ा था, तो वहां हो सकता है कि टीचर ने बोल दिया हो कि आपको नहीं पढ़ना, यहां डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कुछ कुछ ये तो याद आता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता था, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करते थे पी एंड एल अकाउंट में और हम अपने पास नेट प्रॉफिट निकाल लेते थे। अब हमेशा प्रॉफिट नहीं आएंगे, लॉस भी आ सकते हैं, और एक हम बनाते थे बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये बनाई जाती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया जाता है। नाउ फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में एक गिवन होता है ट्रायल बैलेंस। जो भी ट्रांजैक्शंस आपने बिजनेस में की हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आपने बिजनेस में रिकॉर्ड किया होगा, उनको आपने लेजर में पोस्ट किया होगा, और फिर उनके लेजर के जो बैलेंसेस निकल के आए थे उनको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर कुछ और नई बातें हमें समझ में आती हैं कि सर अभी तो फाइनल अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ और भी बातें रह गई हैं। तो जो बातें भी अब रह गई हैं वो छूट गई हैं, एरर है या छूट गया है, ओमिशन है, जो भी है वट एवर, अब हम उसे एडजस्टमेंट की मदद से कवर करेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो ट्रायल बैलेंस में हमने बैलेंसेस निकाले उनको हम एडजस्ट कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। तो आपके पास आती हैं एडजस्टमेंट्स, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आती हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कॉमन जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं सर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। अब वो बचपन की बातें थी ना आप सर, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, तो बेसिक बेसिक बातें हैं, वो तो होती ही होती हैं हर क्वेश्चन में। उनके साथ साथ अब यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट पढ़नी है वो है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स का क्या करेंगे, इसके साथ साथ सर हम मैनेजर कमीशन को कैसे डील करेंगे, हमारे म्यूचुअल डेट्स होते हैं उन्हें हम कैसे डील करेंगे, जीएसटी का सेट ऑफ हम कैसे करेंगे, ये सारी हमें एडजस्टमेंट की फॉर्म में करनी है। बहुत सिंपल होती है। फिर बुक कह रही है गगन सर इसके लिए हम कुछ इलस्ट्रेशंस देंगे और बच्चे थोड़ी सी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी अपने आप रिदम बन जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंने बोला अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आप बनाएंगे। ये वर्कशीट क्या होती है ये हमें पता नहीं, ना हमें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ने वाली है। ये थ्योरी की बात है कि फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं और जीएसटी की अब कुछ एडजस्टमेंट हमारे को
आनी चाहिए, अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं। ये हमारा ओवरऑल लर्निंग कंसेप्ट रहने वाला है। ठीक है, ये बुक है हमारे पास, भूषण गोयल सर की बुक है, टेक्समैन की बुक है। और बुक में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और आप जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उतनी आपकी हैबिट बनती जाएगी, प्रैक्टिस बनती जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं होता, सेमेस्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं होता कि मैं आपको 11th क्लास की तरह एक एक बेसिक एडजस्टमेंट लेके पहले समझाऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा। ये तो अभी इजी चैप्टर्स में से एक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करते हुए एडजस्टमेंट को सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट का बैलेंस आपको दिया है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L में या बैलेंस शीट में किसी एक जगह पर जाएगा। पहला रूल है, ट्रायल बैलेंस में जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो आपको किसी एक जगह पर शो करनी होती है। जनरली ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में आइटम्स आ रही हैं वो डेबिट में ही जाती हैं, जो क्रेडिट की आइटम होती हैं वो क्रेडिट में ही जाती हैं। एक्सेप्शनल होता है कि कई बार हमें उन्हें ऑपोजिट साइड पे ले जाके प्लस माइनस करना पड़ सकता है। जब भी कोई एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं तो एडजस्टमेंट करने का तरीका ये होता है कि पहले आप उसकी जर्नल एंट्री बनाओ। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने वर्किंग नोट में बना सकते हो। जर्नल एंट्री में आपको एक डेबिट और एक क्रेडिट अकाउंट मिल जाएगा। तो एडजस्टमेंट ये बताती है कि हम जब भी कोई एडजस्टमेंट करेंगे पहले जनरल एंट्री याद करेंगे। जनरल एंट्री हमें बता देगी हमें इसकी क्या एडजस्टमेंट करनी है, और एक बेसिक रूल निकल के आएगा, एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो जगह पर मिनिमम पड़ता है। मोस्टली एडजस्टमेंट दो ही जगहों पर अफेक्ट करती हैं, लेकिन एक गुड सेंट ऑन अप्रूवल ऐसी है जिसमें स्टॉक का भी एडिशनल पॉइंट आ जाता है। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे, उसमें जो एडजस्टमेंट आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपकी अपने आप रिदम बन जाएगी। तो घबराते तो नहीं है ना, है ना। अब ये बुक है। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास बुक है तो कभी कभी बुक से पढ़ा दिया करो। चलो कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं, और यहाँ पर हमने अपने पास कुछ क्वेश्चंस, हमने यहाँ पर अपने पास कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और तो ये हमने एक असाइनमेंट बनाया है। असाइनमेंट बनाने का पर्पस ये होता है कि बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा मोटी है, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको डर लगने लगता है कि सर बुक में बहुत सारा है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो नोट्स के माध्यम से हम आपके लर्निंग मटेरियल को कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको जो भी आप बुक यूज़ करते हैं उसमें भी मिल जाएगा। सर हम तो भूषण कुमार गोयल सर की बुक लेके बैठे हैं, तो क्या हमें वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा? तो मोस्टली भूषण कुमार गोयल की सर की बुक में एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं, और मैं अपनी क्लास में ज़्यादातर एग्जामिनेशन क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो लकीली ये आपको जो भी आप अच्छी पॉपुलर बुक यूज़ करेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे जो मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से बुक का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। बुक में मुझे मिल गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। सीधा मैं चल रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 13 पर, पेज नंबर है 88। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पहले टेंशन होगी कि सर आपने चैप्टर सिखाया नहीं और सीधा पेज नंबर 88 के ऊपर आ गए। तो मैंने कहा कि बेटे चिंता मत करो, सब कुछ सिखाऊंगा, क्वेश्चन बनाते बनाते सब कुछ समझाता रहूंगा आपको। मुझे ये बता दीजिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने अभी तक आपको ये बताया कि अगर कोई भी अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो वो एक ही जगह पर पोस्ट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, बैलेंस शीट में एक ही जगह पर पोस्ट होगा। इसके साथ साथ जो हमारी एडजस्टमेंट है वो हमारी मिनिमम दो
प्लेसेस पर शो होगी। अब सर हमें तो याद नहीं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिनको याद नहीं है उन्हें हम याद करा देते हैं। लो, एक ट्रेडिंग अकाउंट का एक बेसिक सा फॉर्मेट था जो कि सभी स्टूडेंट्स को याद होता ही है, लेकिन क्या है, बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो कहते हैं कि यार सब सर से करवा लिया जाए, हमारी मेहनत बच जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक। हाँ सर, ये हमें याद है, ओपनिंग स्टॉक आता है। यहां पर आती हैं हमारी परचेजेस, और अगर कोई परचेजेस रिटर्न्स हमें दी हुई हो तो हम यहां से माइनस कर देते हैं। परचेजेस हमारी डेबिट होती हैं, रिटर्न्स हमारी क्रेडिट वाली जो होंगी वो इसमें से माइनस हो जाएंगी। यहां पर सर सेल्स आती थी, बिल्कुल ठीक, यहां पर सेल्स आती थी। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है और इसमें से हम रिटर्न्स को माइनस कर देते हैं, तो वो रिटर्न्स डेबिट वाली होती हैं। तो यहां पर हमारी नेट सेल्स आ जाती है। यहां पर हम दिखाते हैं सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक टर्म है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीधा नहीं दिया होता। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है फ्रेट, फ्रेट ऑन परचेज। तो फ्रेट दिया हो, फ्रेट ऑन परचेज दिया हो, तो वो सब यहां आएगा। उसके बाद सर अगर हमें वेजेस दिया हो वो यहां पर आता है। कई बार फ्यूल एंड पावर हमें दिया होता है, वो यहां पर आता है। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। यहां पर हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का रूल होता है कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों की लोअर वैल्यू आती है वो हम यहां पर शो कर देते हैं। जनरली क्वेश्चन में हमें कॉस्ट वैल्यू दी होती है तो हम कॉस्ट दिखाते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी का मतलब इस चैप्टर में सिंपली आप समझ सकते हैं कि उसकी जो मार्केट वैल्यू आपको दी हुई है वो है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना होगा तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में हमने आपको बता रखा है, तो दो दो बार समय काहे को लगाना। और फिर जनरली यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आ जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो ना, हाँ याद आ गया। हाँ सर, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता था। उसके बाद सर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था, इस ग्रॉस प्रॉफिट को पहले हम लोग यहां पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर यहां पर हम दिखा देते हैं ऑल इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो दो तीन खर्चे हैं ये सब डायरेक्ट खर्चे हैं। डायरेक्ट मतलब जो आपकी सीधा सीधा परचेज से कनेक्टेड थे वो सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं, और परचेज को छोड़ करके बाकी जितने भी खर्चे हैं वो सारे हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। तो यहाँ पर आपकी सैलरीज आएंगी, यहाँ पर आपका रेंट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, इंश्योरेंस आएगा। ठीक है, जितने भी आपके खर्चे हो होंगे सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। अगर आपने कोई एसेट को सेल कर दिया, उस पर लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी आएगा। वहां पर आपकी अगर कोई इनकम हुई है वो आएगी, जैसे आपको कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ हो वो आएगा, आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला हो तो वो आ जाएगा, आपने कोई प्रॉफिट किया हो ऑन सेल ऑफ एनी एसेट एनी इन्वेस्टमेंट, वो यहां पर आएगा। और फिर जनरली यहां पर हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर आ जाती है जिसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब सर क्या हमेशा नेट प्रॉफिट ही आएगा? मैंने कहा नहीं बेटे, अक्सर नेट प्रॉफिट आता है लेकिन नेट लॉस भी आ सकता है, तो ऑपोजिट साइड पे आएगा तो वो लॉस हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक फिगर आएगी, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी आप देख लेंगे। उसके बाद सर एक हम बनाते थे बैलेंस शीट। और लकीली हमारे पास जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास बैलेंस शीट का कोई ऐसा फॉर्मेट रटने को नहीं है, वो कह रहे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना लेना। तो यहां पर आती है कैपिटल, यहां पर आते हैं नेट प्रॉफिट, जो भी आया उसमें प्लस कर दो, नेट लॉस आया तो माइनस कर देना, ड्राइंग्स यहां पर माइनस कर देना,
जो आपकी ड्राइंग्स थी वो माइनस कर देना, ये आपकी कैपिटल आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी सारी की सारी लाइबिलिटीज दिखाओगे। अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, अगर कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके बिल्स पेबल हैं, ठीक है, आपका कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारी की सारी आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, यहाँ पर आ जाएंगी। एसेट्स के नाम पर आपके पास कोई बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, आपके पास कोई कंप्यूटर हो, तो इनमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट फिगर को यहाँ दिखाना। उसके बाद आपको अपना स्टॉक दिखाना है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, वो दिखाना है। स्टॉक के बाद आपको यहाँ पर अपने डेटर्स दिखाने हैं, नेट ऑफ प्रोविजन, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करके फिर जो आएगा वो दिखाना है। आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस कर रखे हैं, वो आपको दिखाना है। आपकी कोई इनकम आउटस्टैंडिंग चल रही है, वो आपको दिखानी है। और फिर लास्टली इन दोनों का टोटल आपका मैच कर जाएगा। अगर सब कुछ ठीक किया होगा तो लास्ट में टोटल आपका मैच कर जाएगा। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट होता है। अब इसे जब हम करेंगे तो हम करते करते इन चीजों को सीखेंगे। बुक में आपके पास बहुत सारी इलस्ट्रेशन है, सारी की सारी सॉल्व इलस्ट्रेशंस हैं। मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन में आपके पास आए हुए हैं, उतने सफिशिएंट होते हैं। बाकी अगर जितना समय हो आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो हम आपके साथ, अगर बुक है तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 करने जा रहे हैं। बाकी मैं अपने मटेरियल के पास जाऊंगा और मैं अपने मटेरियल से आपको सेम क्वेश्चन अपने मटेरियल से दिखाऊंगा और वहां से करूंगा, ठीक है। ये बचपने की बातें छोड़ के हमने पढ़ाई सीखनी है कि सर बुक से क्वेश्चन करवाओ। पेपर कभी किसी बुक से नहीं आता। पेपर के लिए आपको कंसेप्ट सीखने हैं और फिर जहां से भी आएगा पेपर आएगा तो आपको आना चाहिए। तो इसलिए आप बुक से आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपके साथ करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। और मैंने बोला कि अगर आपके पास भूषण गोयल सर की बुक है तो वहां पर मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, बट आई एम नॉट श्योर, कल को एडिशन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब सर क्वेश्चन को कैसे करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन होगा एक ट्रायल बैलेंस। हम सबसे पहले क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस को रीड करेंगे और रीड करके देखेंगे कि सर ये आइटम कहाँ जाएगी। सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड, सर ये बैलेंस शीट में जाएगी, एसेट साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग्स, बैलेंस शीट, एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट, एसेट साइड। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, एसेट में भी जाएगा, लाइबिलिटी में भी जाएगा। अच्छा, आप पेपर में लिखने मत बैठ जाना यार, लिख भी ले तो क्या दिक्कत है। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2012, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। 15% इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगी। और ये 15% इन्वेस्टमेंट है तो ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली बन गई। क्वेश्चन मुझे इशारा देके समझा रहा है कि गगन कोई ना कोई एडजस्टमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने तुम्हें परसेंटेज बता दिया। मैंने कहा अच्छा जी परसेंटेज बता दिया, तो इसे हम ना इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी कहते हैं। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का मतलब है इशारा दे दिया है, समझ जाओ कि आपको इन्वेस्टमेंट का 15% निकाल करके चेक करना है इनकम को। परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग में, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होती है। वेजिस ट्रेडिंग में, सैलरीज P&L में, रेंट रेट एंड टैक्सेस P&L में, बैड डेट्स P&L में, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में, कैपिटल में माइनस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में आपने रिसीवेबल मतलब एसेट, पेबल मतलब लाइबिलिटी। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज, कोई भी खर्चा परचेज का जो होगा वो डायरेक्ट कहलाता है तो ट्रेडिंग में जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये P&L में जाएगा। एडवर्टीजमेंट P&L में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये P&L में एडजस्ट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। तो जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझाएंगे
तो ये बन जाएगा ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है, एक जगह जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारा पी एंड एल में जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस पी एंड एल में जाएंगे। फर्नीचर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। वैल्यू एडिड टैक्स पुराने समय का क्वेश्चन है, तो वैल्यू एडिड टैक्स होता था, अब इसका नाम जीएसटी है। तो अब वैल्यू एडिड टैक्स लिखा है तो मैं वैल्यू एडिड टैक्स लिख के ट्रीट कर दूंगा। अब ये मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में आएगा तो इसका नाम हो जाएगा जीएसटी पेबल। तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि डेबिट में इसमें कोई बैलेंस आ नहीं रहा। कैपिटल मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा। सबसे पहला काम ये होता है कि मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम है उनको देखना है, उनको पढ़ना है कि इनमें से जो आइटम मुझे दिए हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगी। तो कोई डाउटफुल आइटम निकलती नहीं है, जनरली सारी आइटम समझ में आ जाती है। देखो कितना आसान होता है। ठीक है सर, ये हमने पता लगा लिया। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। सबसे पहली एडजस्टमेंट मेरे पास आती है क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर बाद में दोबारा चर्चा करेंगे। अभी तो मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इतनी बात बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक जो आता है वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आता है। तो यहाँ पर अभी एक ही वैल्यू दी हुई है तो झगड़ा नहीं है। अगर यहाँ पर मुझे दो वैल्यूज दी हुई होती तो मेरा कंसेप्ट लग जाता कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के यहां पर दिया होगा तो ये आपका एक तो ट्रेडिंग में जाता है और एक ये आपका बैलेंस शीट में जाता है। दो जगह जाता है, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है इंक्लूडेड इन डेटर्स 8000 ड्यू फ्रॉम राम। वो कहता है भाई अपने डेटर जो है ना, ये आपके डेटर्स जो यहां पर दिए हुए हैं कहां गए? ऊपर है। ये डेटर्स एक कलेक्टिव टर्म है। इन डेटर्स की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में एक डेटर है राम। यानी हमने व्यापार में राम नाम के कस्टमर से 8000 रुपीज लेने हैं। एंड इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स आर 6000 ड्यू टू हिम। थोड़ा सा इसको यहां कर लेते हैं। इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स 6000 ड्यू टू राम। हम राम को सामान बेचते हैं इसीलिए हमने राम से 8000 रुपए लेने हैं, ये मेरे डेटर्स की लिस्ट में आ रहा है। लेकिन राम से हम कुछ सामान खरीदते भी हैं इसीलिए राम ही मेरे पास क्रेडिटर्स की लिस्ट में आ रहा है। ओहो, यानी एक व्यक्ति के साथ हम सामान बेच भी रहे हैं, उससे कुछ पैसा लेना है, और एक व्यक्ति है उसी व्यक्ति से हम सामान खरीदते भी हैं तो हमने उसको पैसा देना है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मैं कहूंगा राम मैंने तुमसे 8000 लेने हैं दो, तो राम कहेगा भाई मैंने भी तुझसे 6000 रुपये लेने हैं दो। मैं कहूंगा नहीं पहले तुम मुझे 8000 दो, वो कहेगा नहीं पहले तुम मुझे 6000 दो। तो पहले आप में लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे। इसे हम नाम दे देते हैं म्यूचुअल ओइंग, यानी आपस में हमने इसकी लेन देन करनी है। अब म्यूचुअल ओइंग का मतलब है आपने एक व्यक्ति से पैसा लेना है और उसी व्यक्ति को पैसा देना है। अब इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट निकल के आए, जो भी लोअर, जैसे यहां पर 8000 लेने हैं 6000 देने हैं, तो दोनों का लोअर हो गया 6000। तो जो भी लोअर आएगा उस अमाउंट को डेटर्स में से और क्रेडिटर्स में से दोनों में से माइनस कर देना। यानी अल्टीमेटली हम अपने राम से अब ये कह रहे हैं कि राम मैंने तेरे से केवल 2000 रुपए लेने हैं और जो तेरे 6000 बाकी थे ना एडजस्ट हो गए, यानी 2000 रुपए लेने हैं। तो 6000 रुपए का जो अमाउंट था वो हमने एडजस्ट कर दिया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल ओइंग। तो डेटर और क्रेडिटर दोनों में से इसको माइनस कर देंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर एक निशान लगा देना है ऐसे।
ध्यान रखना, मैंने डेटर्स और क्रेडिटर्स पे एक एक निशान लगा दिया। इसका मतलब जब मैं डेटर और क्रेडिटर का बैलेंस ट्रांसफर करूंगा तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें एक सुधार करना है, एडजस्टमेंट करनी है, इन दोनों में से 6,000 रुपये माइनस करने हैं, तो इसलिए मैंने मार्क लगा लिया। ठीक है, तो आप चाहे उंगली का मार्क लगा दो, चाहे आप कोई और मार्क लगा दो, लेकिन आपको एडजस्टमेंट पढ़ते हुए वो एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट को अफेक्ट कर रही है इस पर मार्क लगाना है। अच्छा सर हमें एडजस्टमेंट आती नहीं, अरे पढ़ रहे हैं, आ जाएगी, घबराओ नहीं। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड बिल ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन विच हैज बीन डिसऑनर्ड। आओ, जिन बच्चों को भी डाउट हो वो यहां पर लिखते चलो। सबसे पहले मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई क्लोजिंग स्टॉक। मेरे ख्याल बहुत सारे बच्चों को इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं कि सर एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट साइड पर, एक बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड पर। रूल होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी को कई बार इस चैप्टर में गलती से मार्केट वैल्यू भी कह दिया जाता है, गलती से मतलब वो गलत बात है लेकिन कह दिया जाता है। दूसरा था म्यूचुअल ओइंग। म्यूचुअल ओइंग का मतलब है एक व्यक्ति से पैसे लेने भी हैं और देने भी हैं। अगर ऐसा हो जाए तो जो भी आपका दोनों में से लोअर अमाउंट निकल के आएगा उस अमाउंट को डेटर्स में से और क्रेडिटर्स में से माइनस कर देना। बताओ, म्यूचुअल ओइंग, क्लोजिंग डेट स्टॉक, ये समझ में आ गई। तीसरा है आपका बी आर डिसऑनर्ड हो गया। आपका बी आर डिसऑनर्ड हो गया। बी आर डिसऑनर्ड के बारे में हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो दोनों पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। ऐसा करता हूं, आपको बी आर पूरा डिटेल में ही समझा देता हूं। लो, सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है बी आर रिसीव्ड। 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था, हो सकता है कि थोड़ा आपको ध्यान हो, थोड़ा आप भूल गए हो। जो हमारे डेटर्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमें एक पीस ऑफ पेपर पर लिख के दो कि आप हमें पैसे जो है वो कब दोगे। तो वो पेपर पे जो लिख देते हैं उसको बोलते हैं बी आर। अब देखो, जैसे ये मेरे हाथ में ये एक पेपर है, मान लो इस पेपर पे मुझे मेरे किसी कस्टमर ने लिख के दे दिया कि गगन मैं तुझे 2 महीने के बाद पैसे दूंगा, लिख के दे दिया। पेपर पे जब लिख के दे दिया तो इसे बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया बिल रिसीवेबल। मतलब इसके आधार पर मुझे भविष्य में पैसे रिसीव होने हैं, रिसीवेबल। अगर मैं ये बात अपने किसी सप्लायर को लिख के दे दूं कि मैं तुझे 2 महीने के बाद पैसे दूंगा तो ये बन जाएगा बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल की भी बात आएगी। अभी मैं बिल्स रिसीवेबल की बात कर रहा हूं, मतलब मेरे कस्टमर ने मुझे लिख करके दिया तो मेरे पास ये पेपर आ रहा है। अब मैं इसे बोलता हूं बी आर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्या ये मेरी एडजस्टमेंट है? क्या मेरी एडजस्टमेंट ये कह रही है कि मुझे बी आर रिसीव हुआ था, मैं भूल गया हूं लिखना? नहीं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये बात लिखी आ जाए कि हमें बी आर रिसीव हुआ था कस्टमर से लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये वाली एंट्री पास कर देंगे, मतलब इसका इफेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है। ये जो बी आर आपके पास मिला है, ये अगर आपके पास है तो ड्यू डेट पर ये डिसऑनर्ड हो गया। आपके पास है ड्यू डेट पर डिसऑनर्ड हो गया, जो कि मेरा करंट केस है। मेरा करंट केस यही है कि मेरे पास जो बी आर था वो डिसऑनर्ड हो गया। तो बी आर जो डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब ये है कि जो वो बिल मुझे मिला था वो बेकार हो गया। बेकार हो गया तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। बी आर डिसऑनर हो गया मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब अब मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, आप बता सकते हो?
ये बी आर जो मुझे मिला था, अब मैं उसको वापस करूंगा, मैं कहूंगा रख अपने पास, ये तो बेकार है। इसकी एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, इसकी एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब कई बार वो कहेगा हमने इसके लिए नोटिंग चार्जेस भी दिए, तो जो भी आपका अमाउंट होगा प्लस नोटिंग चार्जेस। बच्चे कह रहे हैं ये कौन सी बात बीच में आ गई, अरे रुक जाओ रुक जाओ, ज्ञान ना कभी भी खत्म नहीं होता। और आपके सामने कोई भी नई बात आ जाए तो आप घबराने लग जाते हो, अरे अरे हमें कुछ नहीं आता। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। 5,000 रुपए का बिल था, बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो मैंने कहा क्या एंट्री बनेगी, ये बिल तो बेकार हो गया, अब ये पैसे मिलेंगे नहीं, तो बी आर क्रेडिट कर देना है, डेटर को डेबिट कर देना है। एक तरीका तो यह है कि मैंने जो ओरिजिनल एंट्री बनाई थी मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, यानी अब मैंने डेटर को डेबिट करना है। देखो जो चीज पहले से ट्रायल बैलेंस में है उसको डेबिट करना है, मतलब उसको प्लस करना है। और यहां लिखा है टू बी आर, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना है। अब बताओ आपके ट्रायल बैलेंस में बिल रिसीवेबल डेबिट है कि क्रेडिट है? वो डेबिट है। ट्रायल बैलेंस में बिल्स रिसीवेबल डेबिट है, एडजस्टमेंट कैरी है उसको क्रेडिट कर दो। इसका मतलब बहुत ही साफ है कि बी आर में से इसको माइनस कर दो, डेटर्स में इसको प्लस कर दो। बहुत सारे बच्चे इस बात को बड़ी इजीली समझ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों को अभी याद नहीं आएगी, तो उन्हें घबराना नहीं है। मैंने कहा जो चीज ट्रायल बैलेंस में डेबिट है उसे एडजस्टमेंट में डेबिट करना हो तो प्लस कर देना, ठीक है। अगर वो डेबिट थी, एडजस्टमेंट कैरी है, उसको क्रेडिट करना है, तो मतलब उसमें से माइनस कर देना। इसका मतलब ये है कि मैं बिल्स रिसीवेबल में एक मार्क लगाऊंगा कि मुझे बिल रिसीवेबल को माइनस करना है, और डेटर पे एक और मार्क लगा दूंगा, यानी मेरे पास डेटर की अब दो एडजस्टमेंट हैं। अच्छा, अब सर एक बात बताओ, अगर ये हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा होता, ये बिल बैंक से डिस्काउंट हो जाता है, और फिर सर अगर ये कहता कि ये डिसऑनर्ड हो गया, तो फिर मेरी एंट्री हो जाती डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओ, मतलब कि मेरा बैंक वाला मेरे से पैसा काट लेगा और मैं अपने कस्टमर से पैसा काटूंगा, ठीक है सर। तीसरी ऑप्शन, अगर मैंने ये किसी क्रेडिटर को एंडोर्स किया हुआ होता, अगर मैंने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स किया होता और ये डिसऑनर हो जाता, तो फिर मेरी एंट्री हो जाती डेटर टू क्रेडिटर। अब लकीली आप कहोगे कि सर देखो मेरे को कुछ समझ में आया नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बी आर डिसऑनर के 3 केस बता दिए कि मेरे पास था तो क्या होगा, बैंक के पास था तो क्या होगा, अगर मैंने क्रेडिटर को दे रखा होगा तो क्या होगा। अब ये जो बैंक और क्रेडिटर का केस है आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं है, तो बहुत सारे टीचर कहेंगे गगन क्यों डिस्कस करता है, अपने ऊपर सरदर्दी लेता है। तो आप ना ये वाला पार्ट याद कर लो, बस खत्म कहानी। हमारे पास तो हर तरीके का बच्चा पढ़ता है। एक बच्चा कहता है कि सर मैं तो अपने स्कूल में भी टॉपर था, मुझे सब समझ में आता है, कॉलेज में भी हूँ, सीए भी कर रहा हूँ, आप मुझे बता दो, तो मैंने उसको बता दिया। जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें चिंता करनी कोई जरूरत नहीं है, 2 4 5 क्वेश्चन करने के बाद सारी रिदम बन जाएगी। ठीक है सर, ज्यादा बोलोगे हम डर जाएंगे, आगे बढ़ो। लो जी, मैंने आपको बी आर की एडजस्टमेंट बता दी। उसके बाद नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेल्स इंक्लूड 5,000 गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अब ये ना हमारे एग्जामिनर की बहुत फेवरेट एडजस्टमेंट है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस एडजस्टमेंट को बताओ, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। लकीली हमारे कोर्स में ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं,
और वहां पर हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 भी है। AS9 कहता है कि जब आपने किसी को अप्रूवल पे कोई चीज दी है कि भाई अगर तेरे को मंजूर हो तो रखना, तो वो सोल्ड कैसे हो गई? सोल्ड तब होगी जब वो व्यक्ति कह दे कि हाँ भाई मुझे मुझे मंजूर है, यानी गुड्स आपने दिए अप्रूवल बेसिस पर और आपने उसकी एंट्री बना दी सेल की एंट्री। बताओ जी, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, जब आपने गुड्स भेजे थे तो आपने क्या एंट्री बनाई होगी? आपने एंट्री बना दी होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ये एंट्री जो आपने बनाई थी, AS9 कहता है कि गगन ये एंट्री गलत थी, बच्चों को बता दो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, गुड्स बिके ही नहीं तो तुमने सेल की एंट्री क्यों बना दी? तो फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए हमने उससे पूछा, व्यापारी से, कि भाई जो गुड्स अप्रूवल पे दिए थे तूने सेल की एंट्री क्यों बनाई थी? वो कह रहा है यार मुझे पता है गगन, अप्रूवल हो ही जाना है, बाद में याद नहीं रहता, तो मैंने पहले ही बना दी थी। अब मैं पूछूंगा, मैंने कहा भाई ये बता दो क्या अप्रूवल आ गई? क्वेश्चन में पढ़ो, क्या अप्रूवल आ गई? क्वेश्चन कह रहा है कि गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल एंड अप्रूवल वॉज नॉट रिसीव्ड टिल 31 मार्च। इसका मतलब अप्रूवल नहीं आई, नॉट अप्रूव्ड। तो मैंने कहा व्यापारी तूने जो एंट्री बनाई थी वो एंट्री गलत हो गई। ओहो, वो एंट्री गलत हो गई। अब ये एक इकलौती एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसके लिए हम 4 एडजस्टमेंट करेंगे। एक तो हम सेल को रिवर्स करेंगे, एक तो हम सेल्स को रिवर्स करेंगे। तो सेल्स को रिवर्स करेंगे तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेलिंग प्राइस के ऊपर ये काम करेंगे। और हमारा सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में था 5,000 रुपए। तो जो हमने सेल की एंट्री बनाई होगी, पक्की बात है क्वेश्चन कहेगा गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल में आपने सेल की एंट्री बना रखी है, फिर कहेगा आपको अप्रूवल तो मिली ही नहीं, तो रट लो कि भाई सेल की एंट्री गलत थी, रिवर्स कर दो। एग्जामिनर कह रहा है यही तो गगन मैं चाहता था कि बच्चा सेल की एंट्री रिवर्स कर दे। मैंने कहा बस एक काम और करना है, याद रखना, इंक्लूड इट विद क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल करके आपने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड कर देनी है। और क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में है और एक आपका बैलेंस शीट में है। तो यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसमें आप दिखाओगे कि ये मेरा सामान मेरे कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, और बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें भी दिखाओगे। तो टोटल ये एडजस्टमेंट 4 जगह जाएगी, 2 जगह सेलिंग प्राइस पे जाएगी और 2 जगह ये कॉस्ट प्राइस पे जाएगी। खाली सेल्स रिवर्स कर देता है बच्चा और वो स्टॉक में दिखाता नहीं है, ये उससे गलती हो जाती है। अब यहां पर एक गणित लगेगा कि सर इसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहां लिखा है कि सर जो प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है। 25% का मतलब होता है 1/4 कॉस्ट। 25% का मतलब होता है 1/4 कॉस्ट। इसका सिंपल सा गणित है, अगर कोई चीज, अगर प्रॉफिट 1/4 कॉस्ट है तो 1/5 सेलिंग प्राइस करने से सेम अमाउंट आएगा। ब्रांच अकाउंट पढ़ोगे तो ये वाली बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये क्या गणित होता है। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अब आपको इस एडजस्टमेंट में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेल प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। बोलो ना हाँ सर, सेल प्राइस तो है 5,000, कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है और प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। तो या तो आपको 5,000 माइनस 25% मतलब 1/4 ऑफ एक्स, या तो आप ऐसे एक्स बना के सॉल्व कर लो। अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो आप ये सॉल्व कर दो।
एक इसका ना स्मार्ट वर्क और हो सकता है, एक स्मार्ट वर्क और हो सकता है। वो ये हो सकता है कि सर कॉस्ट निकालने के लिए 5,000 में से 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। ये स्मार्ट वर्क है। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये स्मार्ट वर्क कैसे हो गया, तो ये ब्रांच अकाउंट में हम डिटेल में समझाते हैं, इसके ऊपर कम से कम आधे से 1 घंटा लग जाता है समझाने में। उसका रूल ये है कि अगर कोई चीज 1/4 ऑफ कॉस्ट हो तो नीचे 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस कर देने से, एक बढ़ा देने से सेम अमाउंट आ जाता है। इस क्वेश्चन में करोगे तो 1000 आ जाएगा, यानी कॉस्ट 4000 है, उसका 1/4 करोगे 1000 आएगा। सेलिंग प्राइस 5000 था, उसका 1/5 कर दिया तो भी 1000 आया। तो ये एक स्विच ओवर फॉर्मूला है, ये बहुत आपने सीवीटी में भी पढ़ा है, याद करो। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है वेजेस इंक्लूड 5000 स्पेंट ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी। वेजेस ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी, आपने वेजेस देके मशीनरी बनवाई थी तो इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। अब वेजेस वेजेस नहीं है, वो तो मशीनरी का पार्ट है, तो मशीनरी में ट्रांसफर होनी चाहिए। तो वेजेस में शामिल है 5,000 रुपए, जो कि हमने मशीनरी के कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च की थी। तो अब आप क्या करोगे, अब आप मशीनरी पर मार्क करोगे, वेयर इज मशीनरी, मशीनरी के ऊपर मार्क करेंगे, वेजेस के ऊपर मार्क करेंगे, और हमारी जो पुरानी एडजस्टमेंट थी उसमें सेल्स और डेटर्स, डेटर्स पर एक और मार्क लग गया। सेल्स के ऊपर सर मार्क लगाओ, ये लो सेल्स के ऊपर मार्क लगाओ। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लीजिए जी, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये P&L अकाउंट की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, ये ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है। याद करो, मैंने आपको जब प्रोविजन दिखाया था तो मैंने कहा था इसके ऊपर ओल्ड प्रोविजन लिख देना। जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो एक जगह पर आता है, ठीक है, और जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, जो एडजस्टमेंट में है, वो 2 जगह आएगा। तो ये फर्दर बैड डेट ये एडजस्टमेंट में आएगा, न्यू प्रोविजन आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। तो इन दोनों का एक इफेक्ट तो ये हो गया कि P&L में आपने इसको यहां दिखा दिया, और इसका सेकंड इफेक्ट होगा वो डेटर्स में से माइनस होगा, यानी कि ये न्यू प्रोविजन मेरे डेटर्स में से माइनस होगा। ओ माय गॉड, डेटर्स में एक और मार्क लग गया, लो भाई लो, डेटर्स के ऊपर तो बाढ़ आ गई है, लो भाई लो, 4 4 5 5 एडजस्टमेंट डेटर से संबंधित हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कौन सा डरते हैं। प्रीपेड रेट एंड टैक्सेस, लो जी, अगली एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंस, इसकी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो P&L में एक्सपेंस में से माइनस कर दो और इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दो। याद करो, ये सारी बातें आपने बच्चों ने पढ़ी थी, याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 क्लास लगे 2 क्लास लगे याद हो जाएगी। तो सर इसे एक्सपेंस में से माइनस कर दो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ है, ये रे, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसको माइनस करना है। फिर लिखा हुआ है डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, ये आपका फेवरेट चैप्टर होता था, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका फेवरेट चैप्टर था।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो इसे पी एंड एल में डेबिट साइड पे शो कर देना और इसे बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस कर देना। मैंने पहले कहा था जो चीज ट्रायल बैलेंस में डेबिट है, अगर एडजस्टमेंट उसे क्रेडिट करने को कह रही है तो माइनस कर दो। तो एसेट आपका डेबिट बैलेंस है, चेक कर लो ट्रायल बैलेंस में, उसको यहां से माइनस कर दो। लो जी, अब मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, सारी एडजस्टमेंट्स को दोबारा पढ़ लो और जो मैंने बताया इसको समझ लो। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ एनुअल मोड नहीं है कि मैं बहुत समय लगाऊंगा, एक एक एडजस्टमेंट को एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं है, ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ सर थक गए हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम चालू करते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रिकॉल कर लिया है, तो फिर हम क्वेश्चन बनाएं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, बुक में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप यहां पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहां पर दिया हुआ है 31 मार्च 2013। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया हमने, कोई बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, छोटा कर दे, इतना बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, आप जब रजिस्टर में बना रहे हैं तो आमने सामने के 2 पेजेस लेने हैं, एक पेज पर 1/4 पार्ट पे ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे 3/4 पार्ट पे पी एंड एल अकाउंट, और सामने की साइड पर आधे पेज पर बैलेंस शीट और नीचे वर्किंग नोट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद भी वही लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। पी एंड एल अकाउंट ना थोड़ा सा लंबा बनाया जाता है, इसीलिए पेज के 3/4 पार्ट पर आपने इसको बनाना है। मेरे पास डिजिटल शीट है तो मैं स्पेस को बड़ा घटा सकता हूं, आपको जैसे मैंने बताया वैसे बनाइएगा। उसके बाद यहां लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखा जाता है एज एट 31 मार्च 2013। यहां पर आते हैं एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज और अमाउंट, और हाफ पेज तक बैलेंस शीट बनाने के बाद उसके बाद आप बनाएंगे वर्किंग नोट्स, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे, जैसे कि बुक वर्किंग नोट्स नहीं बनाती है, आपने भी नहीं बनाए, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब एक एक कैसे हमने काम करना है सुनिए। सबसे पहले यहां ट्रायल बैलेंस पर आ जाइए। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले लिखा हुआ है हमने कैश इन हैंड। बेटे हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कैश इन हैंड के ऊपर कोई मार्क नहीं है, इसका मतलब सर कैश इन हैंड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिसकी कोई एडजस्टमेंट होगी उस पर मार्क लगा हुआ होगा। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, बेटे मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं करने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चलूंगा, चीजों को काटूंगा नहीं। सबसे पहले लूंगा कैश इन हैंड को, जो पहली आइटम मुझे मिलेगी एज इट इज, यहां लिखूंगा कैश इन हैंड, अमाउंट लिखूंगा 5000। एक एक करके सीक्वेंस में चलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस को तोड़ेंगे नहीं। इसके बाद आएगी लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग यहां लिख देते हैं। इस पे कोई हमने मार्क नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। 80,000। अब जो जो आइटम आप ट्रांसफर करते जाएं उसके ऊपर यहां पर आप टिक लगाते जाएं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, इसके ऊपर मार्क लगा हुआ है, यानी इसकी एडजस्टमेंट है। तो जिसकी एडजस्टमेंट है उसके नीचे आपने एक लाइन को छोड़ देना है। अब दिया हुआ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स से रिलेटेड मेरे पास काफी सारी एडजस्टमेंट है, 3-4 मेरे पास एडजस्टमेंट आ रही हैं। तो डेटर्स के लिए मैं 3-4 लाइनें छोड़ दूंगा। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो डेटर्स की एडजस्टमेंट में साथ ही साथ कर लूं, बोलो कैसे कर लूं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की तो मेरे पास एडजस्टमेंट थी, यस। डेटर्स का मेरे पास अमाउंट है 25,000 और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 40,000। क्रेडिटर्स में एक म्यूचुअल ओइंग की एडजस्टमेंट थी। अब आपने ध्यान ये रखना है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब मैं नीचे आ गया और मुझे पता है एक म्यूचुअल ओइंग की एडजस्टमेंट थी, इंक्लूडेड इन डेटर्स 8,000, क्रेडिटर्स 6,000। तो यहां लिखूंगा माइनस डेटर्स 6,000, दोनों में से जो लोअर है उसको हटा दो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्रेडिटर की एडजस्टमेंट होगी ओपनिंग स्टॉक 10,000। एक ही जगह आएगा, कोई इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। 15% इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगा, 3-4 लाइनें छोड़ करके फिर लिखूंगा 15% इन्वेस्टमेंट 20,000। अब मैंने इसको बाहर लिख दिया और इसके ऊपर मैंने ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट मार्क कर रखी है, ठीक है। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का मतलब है कि हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो हम करेंगे इसके लिए लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास 20,000 की, रेट है 15%, तो ये हो गया 3,000 माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आगे चल के आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर मुझे दिया हुआ है परचेज एंड सेल्स, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा, परचेज एंड सेल्स। परचेजेज हमारे पास है 95,000 और सेल्स है मेरे पास 1,90,000। तो आप देख रहे हैं मैं सीक्वेंस से चल रहा हूं ताकि मेरे से कोई आइटम मिस ना हो जाए। और फाइनल अकाउंट्स यकीन मानो इतना आसान होता है, वहां गलती ये होती है कि हम कोई आइटम को मिस कर देते हैं, इसलिए सीक्वेंस बहुत जरूरी है। परचेज एंड सेल्स 95,000 और 1,90,000। अब आपके पास सेल्स की एक एडजस्टमेंट थी, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल, तो आप यहां से लिखेंगे माइनस डेटर्स, और गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल में ये था आपके पास 5,000, तो ये हो गया 1,85,000।
यहां लिखेंगे माइनस सेल्स 5000। ठीक है, बार बार आपको ऐसे बैलेंस भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर बार बार बैलेंस निकाल के क्यों वेस्ट करना है स्पेस, ये लीजिए। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इस छोटी छोटी बातों की चिंता मत करना, आप जैसे कन्वीनियंट हो वैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे। सर मैंने परचेज और सेल्स मैंने दिखा दी, और मैंने सेल्स के अंदर मैंने सेल्स इंक्लूड 5000 फॉर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। तो मैंने सेल्स को सेलिंग प्राइस पे रिवर्स कर दिया। अप्रूवल वाज नॉट रिसीव्ड, तो अब हमें इसे स्टॉक में इंक्लूड करना है। अब हमें इसे स्टॉक में भी इंक्लूड करना है। तो यहां लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड और स्टॉक विद कस्टमर्स। स्टॉक विद कस्टमर्स में यहां लिख देंगे 4000, और बैलेंस शीट में भी साथ ही लिखिएगा। यहां लिख देता हूं स्टॉक, एक तो है स्टॉक इन हैंड और एक है स्टॉक विद कस्टमर। स्टॉक विद कस्टमर में 4000। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं। ठीक है सर। बैंक ओवरड्राफ्ट, नेक्स्ट आइटम इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। वेजिस 28,000 लेस मशीनरी। एक एडजस्टमेंट थी आपके पास, वेजेस इंक्लूड 5000 स्पेंट ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी, और इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेप्रिसिएशन के काम आएगी। प्लस वेजेस 5000। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड 5000 dishonored। बिल रिसीवेबल इंक्लूड 5000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन dishonored। ठीक है, इसकी भी एडजस्टमेंट साथ ही साथ कर लेते हैं। माइनस, सॉरी, प्लस बी आर डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5000, और नीचे बिल्स रिसीवेबल माइनस डिसऑनर्ड 5000। ठीक है, यहां लिख देते हैं बिल्स पेबल 21,000, और बिल्स रिसीवेबल था 15,000। ठीक है, वैसे हम लोग सीक्वेंस को ज़्यादा फॉलो करेंगे क्योंकि हमें सीक्वेंस छोड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीट कर दिया। वेजिस, वेजिस हमने ट्रीट कर दिया था सैलरीज। सैलरीज में हमें कोई सैलरीज आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 16,000, तो इसको हमने
ये कट कर दिया, इसको भी ट्रीटमेंट कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, सब हमने कर दिया। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 15,000, इसकी एक एडजस्टमेंट थी। आओ एक ही एडजस्टमेंट है, साथ ही करते हैं। प्री पेड रेट्स एंड टैक्सेस 2000, प्री पेड यानी आपने एडवांस में पेमेंट कर रखी है, तो माइनस प्री पेड 2000, 13,000। दूसरा इफेक्ट बताएं, बैलेंस शीट में एसेट बनाएंगे, प्री पेड रेंट एंड रेट्स 1000। बैड डेट्स P&L में जाएंगे। अब बैड डेट्स के बारे में आपको ये ना याद रखना है, हम याद रख लेते हैं, बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट्स, हालांकि इस क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स है नहीं, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। इसको आप याद कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। बैड डेट्स को आपने याद रखना है, ये बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। हाँ सर बैड डेट्स हमें गिवन है 6000, इस क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स आएगा नहीं। न्यू प्रोविजन को हम सबसे लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। फिर दिया हुआ ड्राइंग्स 5000, बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स 5000। बैड डेट्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल मैं पहले ही डाल चुका हूं। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है कैरिज ऑन परचेज, अगर सिंपल कैरिज भी लिखा हो तो भी बेटे यहीं पर आएगा। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसे परचेज के साथ ऐड कर दूं, कोई बात नहीं, आपके पास जगह है तो परचेज के साथ ऐड कर देना, नई जगह है तो अलग से दिखा देना, इस चक्कर में गलती मत कर देना बस। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 4000 टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। जनरली फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ ना कुछ पोर्शन अनएक्सपायर्ड होता है, मतलब प्रीपेड होता है, मगर अभी हमें दिया नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट 30,000। लो जी, एडवर्टाइजमेंट में भी हमारे पास कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है कि हमें इसमें से आगे लेके जाना है, तो एडवर्टाइजमेंट 30,000। तो हम क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में से उठा रहे हैं, देख रहे हैं ट्रेडिंग में जाना है, P&L में जाना है, बैलेंस शीट में जाना है, जो डेबिट है उसे डेबिट में डाल रहे हैं, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट में डाल रहे हैं, जिस पर एडजस्टमेंट है, छोटी मोटी एडजस्टमेंट है तो साथ ही कर दी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका ओल्ड प्रोविजन आ गया, ये देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड प्रोविजन 2000, ओल्ड प्रोविजन 2000। ये ट्रायल बैलेंस में से जो आइटम आती है वो सिर्फ एक ही जगह पर आती है बस, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, यहां लिखूंगा P&L में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 एड आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है 2000, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया 1000। तो यहां पर ऐड अलग से दिखा देते हैं, चलिए आप इसे इंटरेस्ट
एक्रूड भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, दोनों बातें चलेंगी। और ऊपर पी एंड एल में जहां पर आपने क्रेडिट में दिखाया है वहां पर आप दिखाएंगे +1000। बस अकाउंटिंग में प्रॉब्लम यह है कि सर बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, बोरिंग होता है, पर आपने अपने रूल्स को नहीं छोड़ना। रूल ये है कि ट्रायल बैलेंस में से आइटम को उठाओ, अगर उस पर मार्क है, क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो वो एडजस्टमेंट को साथ में ही कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000 लीजिए, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000। फर्नीचर, बैलेंस शीट में जाएंगे, और स्पेस चाहिए सर, आओ जी और भी स्पेस बना ले। फर्नीचर 20,000, और इस पर डेप्रिसिएशन आएगा, हो सकता है। वैल्यू एडिड टैक्स, ये मैंने आपको बताया था, यहां पर आप दिखाएंगे जीएसटी पेबल, पर सर अभी तो वैट है, इसको वैट पेबल लिखेंगे हम। पुराने टाइम का क्वेश्चन है इसीलिए वैट आ गया, अब वैट नहीं होता, अब जीएसटी होता है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें जीएसटी पेबल होगा, पर अभी हमारे पास क्वेश्चन में हमने मॉडिफिकेशन नहीं की है, तो हम इसे जीएसटी पेबल दिखा देते हैं, सॉरी वैट पेबल दिखा देते हैं। कैपिटल 1,57,000, कैपिटल 1,57,000। हमने कोई भी आइटम को छोड़ना नहीं है, गलती यही हो जाती है कि हमने कोई आइटम इग्नोर कर दी तो फिर हमारा आंसर गड़बड़ हो जाता है। अब सर क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड 40,000, ये हो गया 44,000। अब मैं ट्रेडिंग में जा रहा हूं, 40,000, 44,000। आइए, एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टॉक दिखा दिया, म्यूचुअल ओइंग कर दिया, बिल्स रिसीवेबल एडजस्ट कर दिया, सेल्स ऑन अप्रूवल कर दिया, उसकी स्टॉक एडजस्टमेंट कॉस्ट पे कर दी, वेजेस कर दी, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स सबसे लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। प्री पेड रेट्स ये हमने कर दिया, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, ये रह गया। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं है, केवल और केवल मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% ऑन 55,000। ओपनिंग बैलेंस पर भी पूरे साल का 5,000 की इरेक्शन जो हमने खर्चा किया था वो भी हमने फर्स्ट डेट को किया था, इसलिए उस पर भी पूरे साल का 5,500। यहां पर माइनस डेप्रिसिएशन 5,500, 49,500। अब डेटर्स पर प्रोविजन लगाना बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया। तो 25,000 माइनस 6,000, 19,000, 19 माइनस 5, 14 प्लस 5, ये हो गया 19,000। और इस पर हम लगाएंगे प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, ये हो गया 950, 18,050। और यहां पर पी एंड एल अकाउंट के अंदर $950, 4,950 लीजिए। यहां पर ये हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको बैलेंस करना है और फिर हमने इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। वेयर इज माय कैलकुलेटर? 1,85,000 प्लस 44,000, 2,29,000।
माइनस 10,000 माइनस, इसको बाहर ले आते, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली। ओहो, क्या कर दिया मैंने, 2,29,000 माइनस 10,000 माइनस 95,000 माइनस 23,000 माइनस 6,000 और माइनस 60,000। मेरा कैलकुलेटर आज बदला हुआ है इसलिए मेरा हाथ इस पर स्लो चल रहा है। आपने अपना कैलकुलेटर पर हाथ सेट करना है और वही एग्जाम में यूज करना है, वरना एग्जाम में आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, $79,000 प्लस 3,000, 82,000। 82,000 माइनस 16,000 एक, 13,000 एक, 4,950, 34,000, 11,000 और माइनस 5,500, 2,450। मेरे पास नेट लॉस आ रहा है 2,450, यानी इसको कर दूं 84,450। नेट लॉस बहुत रेयरली आता है, आ जाए तो कोई बात नहीं, घबराना मत। और यहां लिखेंगे माइनस नेट लॉस 2,450, 1,57,000 माइनस ड्राइंग्स माइनस 2,450, 1,49,550 प्लस 34,000 प्लस 20,000 प्लस 21,000 और प्लस 25,000। $2,49,550। अब यहां देख लेते हैं ये टोटल ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। 5,000 प्लस 80,000 प्लस 49,500, 18,050, 21,000, 44,000, 12,000 और फर्नीचर 20,000। लीजिए ये मैच हो गया। तो बेटे मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर ये जैसे आप क्वेश्चन बनाया और अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ठीक है। कभी हम भी करेंगे क्वेश्चन मैच नहीं होगा तो हम बताएंगे कि गलती को कैसे ढूंढा जाता है, अभी पैनिक नहीं करना। तो अभी आपका होमवर्क क्या है, आज की क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट बताए ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के, एक बार उसको रिवाइज कीजिए। मैंने आपको 6-7 एडजस्टमेंट आज की क्लास से बताई हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिर इस क्वेश्चन को आप अपने आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अभी यही होमवर्क है और कोई होमवर्क नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन और करेंगे, इन एडजस्टमेंट को रिवाइज करेंगे और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप ट्राई करना। अभी का होमवर्क यही है कि आपने सिर्फ यही क्वेश्चन करना है और जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया हो वो एक आधा क्वेश्चन अपनी मर्जी से जो भी ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराना मत। लेकिन आज की क्लास का पूरा रिवीजन आपने करना है और एक इस क्वेश्चन को आपने दोबारा इंडिपेंडेंटली ट्राई करना है। नोट्स नहीं है तो बुक से कर लेना, बुक भी नहीं है तो वीडियो को पीछे थोड़ा सा पीछे करके पॉज कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।